नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 11 सितंबर 2025 को अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। राहु काल दोपहर 1:56 से 3:29 बजे तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। नेपाल में तख्त पलटने के बाद सुशीला कार्की बनी नेपाल की अंतरिम पीएम। नेपाली जेल तोड़कर भागे 12 कैदी यूपी बॉर्डर पर अरेस्ट। चुनाव से पहले बिहार में कैबिनेट ने 7,616 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। मणिपुर में यूनाइटेड नागा काउंसिल के 2 नेशनल हाईवे ब्लॉक किए। बॉर्डर पर फेंसिंग का विरोध। करीब 3,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड के मामले में अनिल अंबानी पर एक और केस। नेपाल के बाद फ्रांस में सरकार के खिलाफ भड़की जनता, 1 लाख लोग सड़कों पर उतरे। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल में मचे घमासान की। नेपाल में सरकार के तख्त पलट और युवाओं के उपद्रव के बीच अंतरिम पीएम पर सहमति बन गई है। नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रही सुशीला कार्की आज अंतरिम पीएम बनेगी। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने उनका समर्थन किया। केपी ओली के पीएम पद से हटने के बाद ये फैसला लिया गया। वहीं सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ 3 दिन से जारी हिंसक प्रदर्शन में अब तक 30 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। सेना ने मंगलवार रात 10 बजे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था, जिसके बाद हिंसक घटनाओं में कमी आई है। नेपाली सेना ने कर्फ्यू को गुरुवार सुबह तक बढ़ा दिया। नेपाल में फैली हिंसा का व्यापक असर देखने को मिला है। काफी संख्या में वहां भारतीय भी फंसे हुए हैं। नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अनिश्चित काल समय के लिए बंद कर दिया गया है। इस वजह से सभी विदेशी यात्री फंसे हुए हैं। नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए एयर इंडिया ने स्पेशल फ्लाइट शुरू की है। उम्मीद है कि सभी भारतीयों को जल्द ही वहां से निकाल दिया जाएगा। वहीं नेपाल में 3 दिन से जारी हिंसा और उपद्रव का असर यूपी में लगे नेपाल के जिलों में दिखाई दिया है। नेपाल से लगी यूपी की 600 किलोमीटर सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। नेपाल की जेल से भागे 12 कैदियों को सुरक्षा बलों ने हिरासत में लिया है। महाराजगंज के सोनौली बॉर्डर से 4 और सिद्धार्थनगर से खुनवा बॉर्डर से 8 कैदियों को पकड़ा गया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां कैदियों से पूछताछ कर रही हैं। सिद्धार्थनगर के अलीगढ़वा बॉर्डर पर शाम 5 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। लखीमपुर, महाराजगंज और बहराइच में बॉर्डर सील होने की वजह से भारत के 500 से ज्यादा ट्रक ड्राइवर नेपाल के हिस्से में फंस गए हैं। उन्हें डर सता रहा है कि हिंसा में उनके ट्रक न फूंक दिए जाएं। बता दें कि नेपाल की जेलों में 13,500 से ज्यादा कैदी भाग चुके हैं। अब खबर बिहार के बारे में। बिहार में चुनावों से पहले केंद्र सरकार ने बिहार को 2 बड़ी परियोजनाओं का तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। बैठक में 7,616 करोड़ रुपए के निवेश वाली बिहार में 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें बिहार में बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर में 4 लेन ग्रीनफील्ड मोकामा मुंगेर हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसे हाइब्रिड एन्युटी मोड HAM के तहत बनाया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 82 किलोमीटर और कुल 4,447 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके अलावा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 170 किलोमीटर लंबी भागलपुर दुमका रामपुर हाट सिंगल रेलवे लाइन को डबल किया जाएगा, जिसकी कुल लागत 3,169 करोड़ रुपए है। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे लाइन मल्टी ट्रैकिंग होने से परिचालन आसान होगा, भीड़ भाड़ कम होगी। अब खबर मणिपुर से। मणिपुर के संयुक्त नागा परिषद UNC ने केंद्र सरकार के खिलाफ व्यापार प्रतिबंध शुरू किया है। इसके तहत बुधवार को नागा प्रधान इलाकों और राज्य से निकलने वाले नेशनल हाईवे 2 और 37 को ब्लॉक कर दिया गया है। अब यहाँ वाहनों की लंबी लाइनें लगी हुई है। UNSC केंद्र से 1,643 किलोमीटर लंबे भारत म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग और फ्री मूवमेंट रिजिम समाप्त करने के फैसले का विरोध कर रहा है। साथ ही UNSC 26 अगस्त 2025 को केंद्र के साथ हुई असफल बैठक और उसकी चिंताओं को कोई प्रतिक्रिया न मिलने से भी नाराज है। हाईवे ब्लॉक होने से मणिपुर व अन्य हिस्सों में आपूर्ति लाइन बाधित हो गई है, जिसमें केंद्रीय घाटी और दक्षिणी कुकी प्रधान पहाड़ी क्षेत्र भी शामिल है। UNSC की मांग है कि नागा प्रधान क्षेत्रों में बॉर्डर फेंसिंग को रोका जाए। साथ ही फ्री मूवमेंट रिजिम को बहाल किया जाना चाहिए। नागा शांति प्रक्रिया को
प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इन सब विरोध के बीच चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को मणिपुर जा सकते हैं। हालांकि अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है। अब बात करते हैं अनिल अंबानी की। एसबीआई के साथ लोन फ्रॉड मामले में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी पर एक और केस दर्ज हुआ है। ईडी ने सीबीआई की शिकायत के आधार पर इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दाखिल की है। ये सीआईआर ईडी पुलिस की एफआईआर जैसी होती है। सीबीआई ने मुंबई में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऑफिस और अनिल अंबानी के घर पर शनिवार को छापेमारी की। इसी मामले में सीबीआई ने ईडी को मामला दर्ज करने के लिए कहा था। बता दें कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखे जवाब में कहा था कि एसबीआई ने इस मामले में सीबीआई में शिकायत दर्ज कराने की प्रोसेस शुरू कर दी है। इसके साथ ही बैंक ने अनिल अंबानी के खिलाफ व्यक्तिगत दिवालिया कार्रवाई भी शुरू की है, जो मुंबई की एनसीएलटी में पेंडिंग है। इससे पहले 23 जुलाई को भी ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। रेड यस बैंक के लिए 3,000 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी मामले में की गई थी। अब खबर फ्रांस से। नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी सरकार के विरोध में प्रदर्शन शुरू हुए हैं। बजट में कटौती के खिलाफ और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्तीफे की मांग को लेकर 1 लाख से ज्यादा लोग बुधवार को सड़क पर आ गए। फ्रांस बंद का आह्वान पार्टियों ने किया है। इस प्रदर्शन को ब्लॉक एवरीथिंग नाम दिया गया है। सरकार ने 80,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया है। अब तक 200 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने रेन शहर में एक बस को आग लगा दी। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में एक बिजली लाइन को नुकसान पहुंचाने के बाद ट्रेन सेवाएं रोक दी गई। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।